हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बिना एक भी मिनट गंवाएं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग जानेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ अवर सेकेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एक परफॉर्मेंस स्टेटमेंट होता है, यानी इससे एनपीओ अपने प्रॉफिट और लॉस, जिसको कि हम लोग यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट कहते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करता है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? इट इज़ द समरी। किस चीज़ की समरी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स की। यानी यहाँ पे हम लोग जॉट डाउन करते हैं, यानी शो करते हैं किसको? उस एनपीओ के इनकम्स और एक्सपेंडिचर को। ओके, और वो किस साल के होने चाहिए? इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर तो जॉट डाउन करेंगे, बट वो किस वर्ष के होने चाहिए? तो वो होने चाहिए करेंट ईयर के। ओके, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द समरी of income and expenditure of the current year along with the surplus or deficit which is transferred to capital fund। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग समरी बनाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर्स की करंट ईयर को लेकर के, और फिर उनको मैच करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे? सरप्लस और डेफिसिट। ओके, और फिर उस सरप्लस और डेफिसिट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल फंड में, यानी बैलेंस शीट में। सरप्लस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो उसे ऐड कर देंगे, और डेफिसिट हुआ तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आइए देखते हैं। एक हम लोग फॉर्मेट देखें। देखो, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। सो यू कैन रिलेट कि जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे बिजनेस कंसर्न्स का, तो ऐसा ही फॉर्मेट होता था ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे? यहाँ पे हम लोग लिखते थे, इस जगह पे हम लोग क्या लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और फिर इस जगह पे आप उस एनपीओ का नाम लिख देंगे, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दिस एनपीओ। जैसे फॉर एन एग्जांपल एवरग्रीन स्पोर्ट्स क्लब, तो उसका नाम लिख दिया फॉर द ईयर एंडेड ऑन। ओके, इस जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? किस वर्ष के लिए आप उसको बना रहे हैं। ध्यान क्या रखना है? यहाँ पे फॉर द ईयर लिखेंगे, एज ऑन मत लिखना। ओके, फॉर द ईयर एंडेड। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट। नाउ दिस इज अवर डेबिट साइड। ओके, दिस इज अवर डेबिट साइड एंड दिस इज अवर क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? समरी बनाएंगे। किस चीज़ की? उस एनपीओ के इनकम्स की और उस एनपीओ के एक्सपेंडिचर्स की। एक्सपेंडिचर्स का नेचर होता है डेबिट, तो डेबिट साइड में लेंगे। इनकम्स का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, तो उनको हम लोग क्रेडिट में लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जॉट डाउन कर रहे हैं कि हमारी इनकम्स क्या है? सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फ़ी, जनरल डोनेशंस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हॉल रेंट, लॉकर रेंट, इस तरह से। ओके, तो ये सारी इनकम्स ले रहे हैं ना। आपके मन में आ रहा होगा, कह रहे ये सारी इनकम्स क्या है? ये सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फ़ी, हॉल रेंट, लॉकर रेंट, ये तो हम लोगों ने देखा नहीं। 11th में जो थे वो तो हम लोग यहाँ पे सेल्स, ओके, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब लेते थे। तो देखो बच्चों, ये होता क्या है कि ये एनपीओ में जो नेचर ऑफ इनकम्स होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये तो सेल, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब तो इनके यहाँ होती नहीं है। तो इनके हेड ऑफ अकाउंट्स इनकम्स के चेंज हो जाते हैं बहुत हद तक। तो वो आपको चिंता नहीं करनी है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास जब से नेक्स्ट सेशन करेंगे तो वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल कि इनका मीनिंग क्या होता है और इनके स्वभाव क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो आप देखो कि अभी हो क्या रहा है। ये हमारा समरी यहाँ पे हम लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे? ये हम लोगों ने यहाँ पे इनकम्स को लिया, और इधर में हम लोगों ने डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर्स को लिया। ओके, अब देखो ये जो सरप्लस और डेफिसिट, ये कैसे आ रहा है? ये सरप्लस और डेफिसिट ये हमारा आ गया, ये सरप्लस आ गया, और अगर लॉस हुआ तो ये डेफिसिट।
तो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल पीएल अकाउंट की तरह है ना। ये इनकम्स हमारी कंटिन्यू कर गई लास्ट पेज से यहाँ पे, और इधर में हमारे एक्सपेंसेस कंटिन्यू कर गए। तो मान लो कि उस एनपीओ में इतने ही इनकम्स और एक्सपेंसेस थे, तो उन्होंने इनको ले करके और फिर बैलेंस करके फाइंड किया। क्या फाइंड किया कि अगर हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ, यानी हमारा अगर एक्सपेंसेस, अब दिस साइड इज एक्सपेंसेस, दिस साइड आर इनकम्स, तो अगर हमारे इनकम्स ज़्यादा हो गई तो हमें क्या मिलेगा, हमें सरप्लस मिलेगा। और रिवर्स केस में क्या होगा कि अगर हमारे एक्सपेंसेस ये ज़्यादा हो जाएंगे किससे, इनकम से, तो हमें क्या मिलेगा, डेफिसिट। ओके, तो ये एक आपको आइडिया आया यहाँ पे। और फिर हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बट अभी के लिए ये आपके मन में एक क्लियर हो गया कि कैसे इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं अपने आने वाले सेशंस में। ओके, तो चलो वापस आते हैं फिर अपने पुरानी वर्कशीट पे। ठीक, सो देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब अगेन हम लोग आते हैं अपने डेफिनेशन पे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या हुआ, इट इज़ द समरी ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स of the current year along with surplus or deficit which is transferred to capital fund। ठीक है, और ध्यान क्या रखना है, we will be using the word capital fund, केवल कैपिटल वर्ड नहीं यूज करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का स्वभाव क्या होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के स्वभाव को हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, दैट वाज आवर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसके नेचर को समझते हैं कि ये क्या होता है। चलो, नंबर 1, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, यानी इसका स्वभाव क्या होता है, नॉमिनल होता है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। देखो, नॉमिनल अकाउंट तो आप याद करो, हम लोग क्लासिफिकेशन जब ट्रेडिशनल मैनर में करते थे अपने अकाउंट्स का, तो वी यूज टू क्लासीफाई आवर अकाउंट्स इन 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट वन वाज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन वाज रियल अकाउंट, एंड द थर्ड वन नॉमिनल अकाउंट्स। तो इसका स्वभाव क्या हो गया, नॉमिनल, यानी नॉमिनल होने के नाते इसमें एक्सपेंसेस और इनकम्स, इन्हीं को दिखाना है। आपने अभी जस्ट देखा था ना फॉर्मेट, जब हम लोगों ने अभी स्क्रॉल किया था तो उसमें डेबिट साइड में क्या आए थे, एक्सपेंसेस आए थे। क्रेडिट साइड में क्या हम लोगों ने लिस्ट डाउन किया था, किन चीज़ों की समरी बनाई थी, इनकम्स की समरी बनाई थी। तो बिल्कुल ये कैरेक्टरिस्टिक सेट हुआ ना कि ये क्या होता है, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें हम लोग एक्सपेंसेस और इनकम्स को शो करते हैं। लेट्स मूव ऑन। सेकेंड, it records transactions according to accrual basis of accounting। कौन सा बेसिस इसके लिए फॉलो होता है, accrual basis, है ना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का स्वभाव क्या था, रिकॉल हो रहा है, दैट वाज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे हो रहा है, accrual बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, अब accrual बेसिस तो आपको याद होगा कि कैश आया या नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है एक्रूअल बेसिस में। एक्रूअल बेसिस में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वो खर्च या इनकम करेंट ईयर को पर्टेन करती है, यानी करेंट ईयर से रिलेटेड है, करेंट ईयर को बिलोंग करती है, तो हम लोग उसको डेफिनेटली अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। अगर एक्सपेंसेस होगा तो उसे डेबिट साइड में, और अगर इनकम्स हुई तो उसे क्रेडिट साइड में। सो हाईलाइटिंग पॉइंट क्या हो गया कि अगर वो करेंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स है, फिर चाहे उसके लिए कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ या ना हुआ, दैट इज इमटेरियल, तो दैट विल बी शोन इन आवर फाइनल अकाउंट्स, आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो एंड फाइनल अकाउंट्स।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट इज प्रिपेयर्ड फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड. तो ये आप रिलेट कर सकते हो एक अकाउंटिंग पीरियड जो कि नॉर्मली 12 मंथ्स का होता है. तो हम लोग जो समरी बनाएंगे एक्सपेंसेस और इनकम्स की, तो वो एक्सपेंसेस और इनकम्स उस 12 मंथ्स के होंगे. मान लो कि आप जो सम बना रहे हो तो वो आप बना रहे हो मान लो 2019-20 के लिए. तो आप 1920 यानी अप्रैल 90 से लेके मार्च 20, तो वहाँ तक के जो हमारे इनकम्स और एक्सपेंसेस है उन्हीं को आप कंसीडर करोगे. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. फोर्थ पॉइंट, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिवील्स सरप्लस और डेफिसिट. यानी जब आपने सारी इनकम्स की समरी ले ली, सारे एक्सपेंसेस की समरी ले ली, सबको जॉट डाउन कर दिया, तो फिर व्हाट वी विल बी डूइंग, जैसे आप पीएल अकाउंट में करते थे, आप क्रेडिट और डेबिट दोनों की अमाउंट्स को ऐड करोगे और फिर देखोगे कि कौन सी साइड ज़्यादा आ रहा है. तो अगर आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो आप क्रेडिट में से डेबिट को सब्ट्रैक्ट करके बताओगे कि भाई हमारी इनकम्स इतनी ज़्यादा है, तो वो क्या हो गया, वो हमारा नेट सरप्लस हो गया. बट वी विल नॉट बी यूजिंग नेट वर्ड, हम लोग केवल सरप्लस ही बोलेंगे उसको. यानी वो क्या शो कर रहा है कि प्रॉफिट हो गया, है ना. और आप रिलेट भी करो कि मान लो कि आप इनकम करते हो 100 रुपया और एक्सपेंसेस करते हो 80 रुपीज़, तो आपके पास नेट इनकम कितनी बच गई, 20 रुपीज़, है ना, छोटी सी बात है. और डेफिसिट लॉस क्या हुआ कि अगर आपने एक्सपेंसेस कर दिए 200 रुपये और इनकम्स आपकी हुई 120, तो 80 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया. सिंपल, है ना. तो बिल्कुल यहाँ वही चीज़ है. चलो आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ पॉइंट, ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, और यहाँ पे एक वर्ड मैं और ऐड कर देता हूँ, एक्रूड, है ना. तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करेंगे. ठीक है. यानी डेप्रिसिएशन, चूँकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, तो ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता है क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए कैश का आना या जाना नहीं होता है. बट ये चूँकि बिजनेस का एक्सपेंसेस है करेंट ईयर के लिए, तो इसे हम लोग डेफिनेटली डेबिट करेंगे यहाँ पे. और उसके अलावा कोई एक्सपेंसेस अगर हमारा आउटस्टैंडिंग है यानी अनपेड हो गया, या कोई एक्सपेंसेस प्रीपेड हो गया यानी हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, या कोई इनकम हमारी उस साल से रिलेटेड है, उस वर्ष से रिलेटेड है, बट हमें अभी मिली नहीं है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज एक्रूड इनकम, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे लेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेचर ऑफ आइटम्स को रिलेटेड हो गया. तो ये बहुत ज़रूरी होता है आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि रिसिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है, केवल रेवेन्यू नेचर की आइटम्स आती है, कैपिटल नेचर की आइटम्स यहाँ पे नहीं आती है. ओके. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या कहता है, इट इंक्लूड्स ओनली revenue items, that is it does not include capital expenditure and capital receipts, है ना. क्योंकि देखो आपने क्या भी यहाँ पे क्या देखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल. तो नॉमिनल मतलब क्या हो गया, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, तो उनका स्वभाव क्या हो गया, रेवेन्यू. इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं, क्योंकि ये बार बार होते हैं, रिपीटेटिव नेचर के होते हैं. ओके. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स को नहीं लेता है. या अब इसके एक आध एग्जाम्पल देख ले. कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे क्या हो गया, फॉर एन एग्जाम्पल परचेस्ड फर्नीचर, परचेस्ड फर्नीचर, तो ये क्या हो गया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. क्यों, क्योंकि ये नॉन रिपीटेटिव है, बार बार तो होता नहीं है. तो इसे हम लोग क्या करेंगे, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे. ओके. इन द सेम फैशन कैपिटल रिसिट्स, यानी वैसी रिसिट्स जो कि बार बार नहीं होती हैं, कभी कभी होती है. तो एनपीओ के कंटेक्स्ट में कैपिटल रिसिट्स का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, तो फॉर एन एग्जाम्पल लिगेसी,
अब आप कहोगे कि सर ये लीगेसी क्या है, डोंट वरी, हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में ये सारे टर्म्स को बिल्कुल डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो कैपिटल रिसिट्स हमारी एक एग्जांपल हो गया लीगेसी, तो ये भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। ये तो हम लोगों ने देखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये फॉर्मेट है, स्पेसिमेन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, जो कि हम लोगों ने अपने सेशन के बिगिनिंग में इस फॉर्मेट को देखा था। बहुत डिटेल में हम लोग अभी यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लेटर ऑन वी विल बी डूइंग। देखो ये सब जो यहाँ पे ऐड किया गया है, लेस किया गया है, तो ये आप घबराना मत, बिल्कुल भी मत घबराना इसको देख के, ये बहुत आसान होने वाला है आने वाले सेशंस में। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते। ये हमने केवल फॉर्मेट आपको समझ में आ जाए उसके लिए हमने इसको वर्कशीट में रखा था। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको। देखो, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसका आप कंपैरिजन बोलो, डिफरेंस बोलो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट आपके प्रैक्टिकल को सॉल्व करने के लिए तो है ही है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर नहीं है अपने माइंड में तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। लेकिन अगर ये छोटी सी चीज़ है, इसके अगर आप थोड़ा सा समय लगाते हो, थोड़ा सा बैठ करके आराम से सुकून से आप सोचते हो कि ओके, आपके माइंड में ये सेट कर जाता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि इससे आसान चैप्टर आपके लिए कोई होने वाला नहीं है। ओके, तो ध्यान क्या रखनी है कि इसको आप अच्छे से समझ लें, और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने में तो ये मदद करेगा ही। शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके आएंगे 1 मार्क के, मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स एटसेट्रा, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? बेसिस इन्होंने लिया है नेचर। नेचर यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या हो गया? इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक। याद आया, हम लोगों ने जब अपने लास्ट सेशन में पढ़ाई की थी तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे कॉन्सेंट्रेट किया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने लिया था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी ऑफ कैश बुक होती है। क्यों ये समरी ऑफ कैश बुक कहलाती है? अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार अटेंड जरूर कर लीजिए। वहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि ये समरी ऑफ कैश बुक क्यों है। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये समरी ऑफ कैश बुक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये भी हम लोगों ने अभी जस्ट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट देखा था, तो आपने देखा था कि वहाँ पे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स की समरी बनाते हैं, और बिल्कुल क्रेडिट साइड में इनकम्स, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, जैसे हम लोग वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में लेते थे तो वैसे ही लेंगे। ओके, सेकंड, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड पॉइंट क्या है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी किस बेस को लेकर के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ होते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का बेसिस क्या हो गया? कैश बेसिस। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बेसिस क्या हो गया? एक्रूअल बेसिस। बिल्कुल क्लियर, यानी कैश बेसिस केवल कैश के ट्रांजेक्शन्स जिनसे कैश का आना या जाना, इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, उन्हीं को हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करेंगे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर वो करेंट ईयर का इनकम और एक्सपेंसेस है, चाहे कैश का आना या जाना नहीं हुआ, दैट इज इमैटेरियल। ओके, चलो मूव ऑन करते हैं। थर्ड वन, नेचर ऑफ अकाउंट, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का स्वभाव क्या हो गया? ये एक रियल अकाउंट होता है। आप बता सकते हो क्यों? अब कम्युनिकेशन तो यहाँ वन वे हो रहा है क्योंकि मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ, बट आपके मन में अगर बात आया हो और अगर वो पॉइंट आया हो कि क्योंकि ये कैश से रिलेट करता है, और कैश क्या होता है? कैश एक एसेट होता है,
और रियल अकाउंट्स में हम लोग किसको लेते हैं, एसेट्स को लेते हैं। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या हो गया, ये रियल अकाउंट हो गया। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग क्या लेते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम्स। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, बैलेंस। यानी जब हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को बैलेंस करेंगे क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर करके, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कंपेयर करेंगे, तो क्या होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो जो बैलेंस निकलेगा वो क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस के साथ, जैसे आप कैश बुक करते थे ना, ओपनिंग बैलेंस को आप टू बैलेंस BD लेते थे, और जब आप उसको बैलेंस करते थे तो लास्ट में आप लिखते थे बाई बैलेंस CD। तो वो क्या रिफ्लेक्ट करता था, वो रिफ्लेक्ट करता था कि बिगनिंग में हमारे पास कितना कैश और बैंक था और एंड में हमारे पास कितना कैश और बैंक है। सेम चीज़ यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को जब बैलेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि उस NPO ने क्या सरप्लस किया या क्या डेफिसिट किया। ओके, चलो आगे बढ़े। साइड्स, डेबिट साइड represents receipts and credit side represents payments। लॉजिकल बात है ना। देखो कैश क्या है, एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं तो उन्हें हम किस साइड में शो करते हैं, डेबिट, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो हम उसे किस साइड में शो करते हैं, क्रेडिट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश को लेकर के चलता है, तो जब भी बिजनेस में कैश बिजनेस नहीं NPO में जब भी कैश इंक्रीज होगा तो हम उसे कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में, और जब भी कैश डिक्रीज होगा तो हम उसे कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में। क्लियर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस का स्वभाव क्या होता है, डेबिट, और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड्स इनकम्स एंड गेन्स। यानी इनकम्स और गेन्स को हम लोग कहाँ पे शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इंक्लूड्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स वेदर दे रिलेट टू करेंट, प्रीवियस और फ्यूचर टाइम पीरियड। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने देखा था ना कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर या फ्यूचर ईयर किसी भी वर्ष के ट्रांजैक्शन को शो करेगा। केवल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होना चाहिए। अगर उस ट्रांजैक्शन से कैश बढ़ा या कैश घटा तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट उसको अपने में इंक्लूड कर लेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में देखें, इट इंक्लूड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ करेंट ईयर ओनली। ये केवल करेंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को लेगा, यानी प्रीवियस ईयर, एडवांस ईयर, नेक्स्ट ईयर, उनके ट्रांजैक्शंस को ये अपने में नहीं लेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या करता है, बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स को लेता है। केवल कंडीशन क्या है कि कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होना चाहिए, फिर चाहे वो आइटम कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। एक एग्जांपल ले लें कि मान लो कि NPO ने फर्नीचर खरीदा तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शो करेगा। मान लो कि NPO ने सैलरी पे की तो उसका नेचर क्या हो गया, रेवेन्यू, तो वो उसको शो करेगा। ठीक है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल आइटम्स को ये शो नहीं करेगा क्योंकि इसका नेचर नॉमिनल है, जो कि केवल एक्सपेंसेस और इनकम्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। यानी अगर उस NPO ने फर्नीचर खरीदा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहेगा नहीं, मैं अपने में नहीं लूँगा।
सैलरी पेमेंट हुई, यस मैं अपने में ले लूँगा क्योंकि इसका नेचर क्या है, रेवेन्यू। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एडजस्टमेंट्स। किन चीज़ों के एडजस्टमेंट्स, जैसे डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्नड इनकम यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना, ये सारी चीज़ें जो एडजस्टमेंट्स आप पीएल अकाउंट में करते थे। बट उतने सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पे नहीं होंगे, जैसे वहाँ पे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है ना, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो वो सारे टेंशन्स आपको यहाँ नहीं लेने हैं। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, ये बहुत आसान होने वाला है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा समझ और थोड़ी सी प्रैक्टिस, ये बिल्कुल आप इसमें 100 आउट ऑफ 100% स्कोर करेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, नो एडजस्टमेंट्स आर मेड, हम लोग इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स एडजस्टमेंट्स आर मेड, यानी यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे ही करेंगे, होंगे तो, यानी आपके न्यूमेरिकल में अगर एडजस्टमेंट्स हैं तो करेंगे। अब बच्चा कहेगा कि सर आपने तो बताया था एडजस्टमेंट्स करेंगे, अब है ही नहीं तो कहाँ से करेंगे, ठीक है। यानी न्यूमेरिकल में अगर आपके नीचे लिखा हुआ है कि भाई इतने की सैलरी बाकी है, ओके, डेप्रिसिएशन इतना लेना है, देन वी विल बी शोइंग इट। अब है ही नहीं तो फिर नहीं करेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉन कैश आइटम्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन। तो लॉजिकल बात है ना, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ कैश बुक है, कैश का आना या जाना, डेप्रिसिएशन में तो कैश का आना या जाना नहीं होता है ना। अब देखो डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं, मान लो कि डेप्रिसिएशन कहा गया कि फिर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, तो हमारी एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट, मान लो उसकी वैल्यू निकली 5000, तो आपने एंट्री क्या पास की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5000 टू फर्नीचर अकाउंट 5000। तो आपने कैश को ना तो डेबिट किया ना तो क्रेडिट किया, यानी डेप्रिसिएशन से ना तो आपका कैश इंक्रीज हुआ ना तो आपका कैश डिक्रीज हुआ। सो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहेगा कि भाई कैश तो आपके द्वारा तो बढ़ा घटा नहीं, तो मैं आपको अपने में नहीं लूँगा। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहेगा कि आप चूँकि करंट ईयर के हो, ओके, फिर मुझे ये मतलब नहीं है कि उससे कैश का आना या जाना हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं आपको अपने में ज़रूर स्थान दूंगा। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करेगा, इसको अपने में डेबिट करेगा। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नॉन कैश आइटम्स को नहीं लेगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेप्रिसिएशन को जरूर 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 डेबिट करेगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारे आज का डिस्कशन रहा। आप इसको अच्छे से एक बार दो बार, जब तक समझ में ना आए इसको देखो, अगर ज़रूरत हो तो इसका नोट बना लो, सो दैट कि आपको ये ईयर लॉन्ग हमेशा हेल्प करता रहे। आज के लिए इतना ही। विश यू अ गुड डे, टेक केयर, बाय।